गुड इवनिंग भाई साहब। देखिए बेटे, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये किस तरह का था, है ना। आपको याद होगा रोडवेज हमने देखा था, है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रोड बनाए, ठीक है। क्या हमने बात की थी, रोड बनाए, छोटे छोटे जो जगह थी वहां से उन्होंने क्या किया, रोड बनाए। रोड कहाँ तक, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था वहां तक, ठीक है। रोड बनाए, फिर रेलवे स्टेशन से उन्होंने ट्रैक बनाया कहाँ तक, जहाँ पोर्ट थे वहां तक, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन था, तो यहाँ से पोर्ट, और पोर्ट से वो जो है इंग्लैंड ले जा रहे थे सब। तो इस तरह से ये सब प्लानिंग उन्होंने की थी अपने फायदे के लिए। तो उन्होंने रोड बनाए, ठीक है। क्यों, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, पूरे देश में उनकी आर्मी फैलाने के लिए। और बाकी रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से पोर्ट, और पोर्ट से इंग्लैंड जो है वो सामान ले जा सके, इसलिए रेलवे जो है इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने जो है वहां इस बीच में चली थी, ठीक है। ज्यादा नहीं, 1 घंटे का रास्ता है, मतलब पूरा 1 घंटे का भी नहीं है, ठीक है। इतना जगह है वो। तो अब, लेकिन उस समय जब इंजन उस तरह का था, पुराना था, तो काफी टाइम लगा होगा, खैर वो सब बातें छोड़ो, ठीक है। और तो इन्होंने क्या हुआ कि ट्रेन जो है वो कंस्ट्रक्ट की, और अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे थे वो, तो यहाँ से रॉ मटेरियल ज्यादा ले जाना चाह रहे थे। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किए, ठीक है। क्योंकि समुद्र के इलाके से और हवा के माध्यम से, ठीक है, वायु जो था, ठीक है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से इजी रहेगा इनको ले जाना, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें इन्होंने की। और फिर कम्युनिकेशन पे काफी ध्यान दिया इन्होंने, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखो आप, है ना, पोस्ट और टेलीग्राफ, ठीक है। पोस्ट और टेलीग्राफ ये सब चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो टेलीग्राफ लाइन जो है ना, इस तरह का हुआ करता था कुछ, ठीक है। हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा, उनसे भी पहले कभी किसी ने देखा हो तो पता नहीं, ठीक है। तो काफी पहले, मतलब बहुत पहले चला करता था, ठीक है। और याद क्या रखना है इसमें कि ये उस समय का सबसे एडवांस टेक्निक थी जो इंडिया में आई, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा कम्युनिकेशन की, है ना। सबसे पहले स्टैम्प जो रिलीज हुआ 1852, टेलीग्राफ लाइन जो है वो 1853। और एक चीज याद करो, सबसे पहला सर्वे, देखो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रेन, ट्रेन सबसे पहले जो है, ट्रेन, स्टैम्प आपका, फिर उसके बाद है टेलीग्राफ लाइन, ठीक है। ये 1850, 1852 और ये 1853। इसके साथ साथ एक चीज आपको और याद रखनी है, जो शायद हमने पिछले टॉपिक्स में कहीं कवर नहीं किया, मुझे अगर याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहली जनगणना, सेंसस जो है, ठीक है, सबसे पहला सेंसस हुआ था 1881 में, सबसे पहली बार, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। 1881 सबसे पहली जनगणना जो है इस समय की गई थी, ठीक है। तो ये 4 बातों का ध्यान रखेंगे। और 1 सेकंड देना मुझे, हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। इसके बाद याद होगा कॉजेज क्या थे, मतलब क्यों ये चीजें की जा रही थी। तो इफेक्टिव चेक, है ना, पूरी जो इकोनॉमी है इंडिया की उस पर नजर रखी जा सके, ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके रेलवेज, रोड और पोर्ट को लिंक करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टू इन्वेस्ट ब्रिटिश फंड इन इंडिया टू मेक प्रॉफिट, फायदा कमाने की बात हो रही है। और रियल मोटिव वहाँ का जो, मतलब गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की, उसका इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो ये कर रही है रोड, रेल और पोर्ट्स बनाने का, वो अपने फायदे के लिए कर रही थी। यहाँ के लोगों की जरूरत पूरी हो ऐसा बिल्कुल उनका उद्देश्य नहीं था, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट था यहाँ पर, है ना, मतलब समझ रहे हो, ये वाली चीज थी, इसलिए वो कर रहे थे, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे, अपने देश के लिए चीजें इकट्ठी करना चाह रहे थे। फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी हो गया फूड ग्रेन्स में, ठीक है, इंडिया को। बेटर ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, अपने ट्रेन व्रेन ये सब चीजें व्यवस्था हो गई। चेक ऑन फैमिलीज, जब वो छोड़ के गए तो ये फायदे हुए कि मतलब आजादी के बाद अगर कहीं आपदा आ रही है तो हम वो ट्रेन, रोड के माध्यम से वहां तक सामान पहुंचा पा रहे थे, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम, है ना, हम वो चिल्लरों से और सर्फियों से, वाटर सिस्टम से निकल के हम कहाँ, कॉइन्स पर और पेपर मनी पर शिफ्ट होने लगे, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पूरा एक कैसे गवर्नमेंट चलती है, इन सब चीजों में जो है हमें सीखने मिला। इसके बाद जो हम टॉपिक आज देखने वाले हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है हर राइटर में हुई है, लेकिन जानने वाली बातें इसलिए रखा है यहाँ पर, है ना, बुक्स एज इट इज, मतलब आप कह सकते हो कि काफी सारी चीजें हमने ली है, तो जैसा जो चीज जरूरी है उसको वैसे ही रखा है, ठीक है। देखो स्टेट, मतलब हालत क्या थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब
कि हम किसी के दबाव में काम कर रहे थे, ठीक है, कोई सरकार थी जिस जो हम पे कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो कॉलोनियल इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लोशन इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब लगभग वही 200 साल के आसपास उन्होंने राज किया, ठीक है। ब्रिटिश रूल विच रिजल्टेड अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ फ्रॉम इंडिया, मतलब वो समझ रहे हो, सब लूट गए, ले गए अपने देश, और क्या ही है, ठीक है, सब बर्बाद कर दिया, तहस कर दिया, एकदम बर्बाद, है ना, मतलब तबाही मचा दी एक तरह से, और क्या है, ठीक है। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या है कि इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी एज कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%, मतलब हम इतना ज्यादा स्थिति हमारी बिगड़ गई थी, इकोनॉमी हमारी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि 2%, मतलब समझ रहे हो, लगभग 2% के आसपास तक भी हम ग्रोथ नहीं कर पाए थे, 2% से भी कम ग्रोथ रह गई, हम धीरे धीरे जब ग्रो करने पे आए 20th सेंचुरी में आकर भी सोचो, है ना, 200 साल की जो मार थी अंग्रेजों के द्वारा, मार इन द सेंस के उन्हें जो यहाँ पर चीजें की, यहाँ जो लोगों को नुकसान हुआ उनकी वजह से, वो इकोनॉमी को चुकाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई, ठीक है। इंडिया वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, बहुत सारे रीजन थे, लो प्रोडक्टिविटी था, है ना, पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स एग्रीकल्चर के, पुरानी वही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यही सब चीजें थी, यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारी समस्याएं जो है भारत को उन दिनों देखनी पड़ रही थी, तमाम चीजें थी, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई थी, ठीक है, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी, ठीक है, क्यों, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो एग्रीमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स, ठीक है, डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज, मतलब यहाँ की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे क्या होता है कि आपको पता होगा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं, ठीक है, आप 11th में अकाउंट में पढ़े होंगे कि कोई मशीन है, ठीक है, वो 10 साल की लाइफ है, तो अपन उसके लिए धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन का एक ना प्रोविजन बनाते हैं और उसमें वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और 10 साल बाद जब वो खत्म हो जाएगी तो वो पैसा जो इकट्ठा किया उससे नई मशीन ले लेंगे। लेकिन यहाँ फिजिकल एसेट को रिप्लेस करने के लिए ऐसी कोई चीज थी नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई सिस्टम मतलब कुछ नहीं था, यहाँ की बस चीजें बर्बाद हो रही थी, अंग्रेज बस अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे थे, और कोई सिस्टम ही नहीं था इस तरह का, ठीक है। इम्प्यूटेड इकोनॉमी, द ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का सिस्टम चला है, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग कल्चर लैंग्वेज इन सब चीजों में, है ना, धर्मों में लोगों की लड़ाइयाँ हो गई है, डिवाइड एंड रूल क्या है, अंग्रेजों ने यही तो किया है पूरे भारत देश में, ठीक है। आज अगर हिंदुस्तान अपना जो है अंग्रेज नहीं हुए होते, ठीक है, अंग्रेज नहीं आए होते, तो हिंदुस्तान एक मतलब समझ रहे हो अलग ही पहचान होती हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान शायद मतलब इतना आगे होता कि कोई दूर दूर तक हिंदुस्तान को समझ रहे हो टक्कर नहीं दे पाता, मतलब ऐसा हिंदुस्तान होता वो, ठीक है। और ये लड़ाई झगड़े इन चीजों से बहुत आगे होता, ठीक है, धर्म के नाम पर, और ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें नहीं थी पहले इतनी भारत देश में, इतने मतलब इतने बड़े स्तर पे नहीं थी, ठीक है। हाँ, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, कास्ट के थे, लैंग्वेज के थे, मान लिए, लेकिन जब से रिलीजन धर्म का आया ना, तब से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई लोगों के लिए, ठीक है। और अब वो कठिनाइयां बढ़नी है, अब वो घट नहीं सकती हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। खैर, इसके बाद जो हमें बात करनी है वो है कंक्लूजन्स, तो देखते हैं उन्हें। कंक्लूजन्स में अगर हम देखें क्या कहानी है, बाय द टाइम इंडिया, मतलब जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, 200 साल गुलामी झेलने के बाद ये सब बात लिखी, तो बहुत सारी चीजें हमने अभी तक इस चैप्टर में देख ही ली है, क्या क्या, और सब प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लंबे समय तक कैसी रही, देखो कांस्टेंट रही। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम मतलब भारत देश में इंडिविजुअल कितने हैं, ठीक है, जो टोटल नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो देश की नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो पर कैपिटा इनकम आ जाता, ठीक है। मैक्रो में कहीं हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है, और बता दूंगा मैं आपको, लेकिन पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक व्यक्ति की लगभग आय कितनी होती है, तो इसमें हर व्यक्ति गरीब ही था, कोई आय में कोई बढ़ोतरी थी नहीं, ठीक है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा था, कोई चेंज ही नहीं आ रहा था, ठीक है। दूसरा, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी एग्रीकल्चर पे लोगों की, जमींदारी सिस्टम कंटिन्यू रखा, ठीक है, वो चल ही रहा था, मेथड्स जो है एग्रीकल्चर के कल्टीवेशन के वो पुराने थे हमारे पास, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमिनीज, है ना, लगातार समस्याएं, आंधी तूफान बाढ़ ये सब चीजें झेलनी पड़ रही थी, ठीक है, सूखा पड़ रहा था, बहुत समस्याएं थी,
ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद हुए जा रही थी। ये सब कंक्लूजन है और क्या अंग्रेजों का होने का। ठीक है। इनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इनएडुकेट का मतलब सफिशिएंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ठीक है, उतना बिजनेस नहीं थे, उतना काम नहीं चल रहा था। तो कुल मिला के आप कहें तो जो इकोनॉमी थी, है ना, तबाह कर दी, तबाह। ठीक है, मतलब सत्यानाश कर दिया उसका। ठीक है, किसने? जब अंग्रेज भारत आए और पूरा 200 साल में जो उन्होंने छवि बदली भारत की, वो सब स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ से सब चीजें ले गए, यहाँ के लोगों में उन्होंने समस्याएं फैला दी और आज तक हम उन सब चीजों से जो है जूझ रहे हैं। क्या है? चलिए, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सवाल मैं आपको समझाऊंगा और उनके क्या जवाब हो सकते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं, वो भी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, देयर वाज ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब पूरा बर्बाद हुई, ठीक है, सब व्यवस्थाएं भंग कर दी ब्रिटिश रूल के समय। तो आप इस चीज से कितना एग्री करते हैं, कि आप सहमत हैं कि नहीं? ठीक है, ड्रेन का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? जी हाँ। बर्बादी। अच्छा, और कुछ कोई और टर्म हो आपके पास? धन, धन की नाली, वेल्थ, धन की नाली। क्या बेटा? सर धन की, धन ही है, पैसा। शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझको। सर पैसा। हाँ, नाली। सर पैसा। वो तो वेल्थ होता है सर बच्चे, बहना। वो तो वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पूरी बर्बाद हो गई जो पूरा धन संपत्ति थी। कैसे? मतलब समझ रहे हो, हमारे हाथों से चली गई वो। ठीक है, हमारे हाथों से चली गई वो। तो अब यहाँ नाली के लिए नहीं है ना, हाँ, यहाँ बहने वाली बात के लिए है ना, आउटफ्लो हुआ उसका, आउटफ्लो। ठीक है, तो हर चीज के कई मतलब होते हैं, कहाँ क्या बैठ रहा है वो देखना। ठीक है, खैर, तो पूरा जो संपत्ति है वो सब चौपट हो गई हमारी, है ना, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे तक आने ही नहीं दे रहे थे। जो सरप्लस, जो फायदा हो रहा था, हमने पढ़ा था, हमारे तक आने ही नहीं देते थे कुछ भी, अगर कहीं से फायदा हो रहा था तो एक्सपोर्ट करने पर। तो आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? ठीक है, फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? देखो, जितने भी क्वेश्चन पहले पढ़ के ट्राई किया करो और फिर आपका क्या आंसर, उसके बाद जवाब दिया करो। देखो, यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया क्या कर रहा था? एक्सपोर्ट कर रहा था। किसको? जो यहाँ के प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब जो रॉ मटेरियल था। ठीक है ना। अब यही चीजें समझने की है। एग्जाम में प्राइमरी प्रोडक्ट्स लिख देगा तो आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं क्या होते हैं। ये रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, या जो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं वो सारे गुड्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एंड देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट, तो ज्यादा हम मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे, सरप्लस बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, लेकिन उससे मिलने वाला फायदा हम तक नहीं आ रहा था। तो वो जो फायदा है वो सरप्लस का, एक पॉइंट आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, मिसयूज ऑफ सरप्लस जो है ये किया जा रहा था। ठीक है, आगे देखो, टू मेक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। मतलब ये सब पैसा कहाँ जा रहा था? सरकार जो थी अपने खर्चे पूरे कर रही थी, वो अपने फायदे और अपने खजाने भरने में लगी थी, अगर आप ये देखोगे तो। ठीक है, टू मीट एक्सपेंस ऑन वॉर, मतलब वो जो उनकी गवर्नमेंट बाकी देशों से लड़ रही है वहां खर्च कर रहे हैं इनको, ये सब चीजें कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भारत का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा था एक तरह से, है ना, जिस पर उनका कोई हक नहीं था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट सफर ड्यू टू पार्टीशन। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो सफर नहीं कर रहा था पार्टीशन होने की वजह से। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है या गलत है? ठीक है, आपको वो बताना है, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो डिफेंड करो, नहीं है तो मना कर दो भैया, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है उसका जब डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब एक फर्टाइल लैंड का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है पाकिस्तान चला गया था, है ना, ये आपको याद होगा हमने पढ़ा था। तो अब इसी बात को अगर हम ध्यान रखें तो हम इस स्टेटमेंट को गलत ठहराएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया का जो है सफर नहीं करना पड़ा पार्टीशन होने से, बिल्कुल करना पड़ा, तो स्टेटमेंट गलत है।
ना, क्योंकि इंडिया को जो है बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा एग्रीकल्चर को, ठीक है। किस लिए? जब डिवाइड हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान, ठीक है, दोनों देश अलग हुए, तो फर्टाइल लैंड जो वहां चली गई, ठीक है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, देखो अब आंसर में आप देख रहे होगे, इतनी बात हमने चैप्टर पढ़ा था तब की थी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको याद होगा हमने इतनी बात पहले भी की थी, ये कुछ नया हमें मिला था, ठीक है, आंसर जब हम देख रहे थे। और इस क्वेश्चन में भी देखो ये वाला पार्ट जो है ना नीचे वाला, ये आप नया देखने वाले हो, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर है यहाँ पर। ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जो बांग्लादेश बन गया। हाँ, आज के समय में बांग्लादेश जो है जूट प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे आगे। आप ये समझिए, देखो ये इंडिया है, ठीक है। जब बंटवारा हुआ ना, मैं बताता हूँ आपको, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जो भी है। ये हिंदुस्तान है, बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान हुआ, और ये पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुए थे, पता है। ये था आपका एक और दो पाकिस्तान थे। ये हुआ आपका ईस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट पाकिस्तान, और ये बीच में इंडिया। तो क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान जो है, अब ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं, इनके साथ बड़ा गलत मतलब बिहेव कर रहे थे, बहुत ज्यादा गलत बिहेव कर रहे थे, ठीक है। यहाँ के लोगों को मारते थे, पीटते थे, इनसे सामान चुरा लेते थे, रॉ मटेरियल ले आते थे, ठीक है। और बच्चों को बहुत मार रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, तो बहुत इस तरह की चीजें हुई। तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया से मदद मांगने आया, इंडिया को, ठीक है, दिखा के यार समस्याएं बहुत है, तो इंडिया ने सपोर्ट किया। बाकी बांग्लादेश अपने लिए खुद लड़ रहा था। तब बांग्लादेश ने लड़के अपने आप को, है ना, ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को लड़के वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर लिया, ठीक है। तो अब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बन गया बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है हमारे सपोर्ट में हमेशा रहा है, हमेशा। क्यों? क्योंकि उसको आजाद होने, मतलब पाकिस्तान का ही हिस्सा था वो, जब हमने बंटवारा किया बांग्लादेश का, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था पहले, ठीक है, लेकिन हमने दो पाकिस्तान कर दिए, ठीक है। पाकिस्तान वालों ने कहा कि भैया इतना हिस्सा चाहिए, और मांग रहे थे, तो हमने इधर का भी दे दिया उनको, दोनों साइड से दे दिया। और ये इसलिए दिया क्योंकि यहाँ, समझ रहे हो, यहाँ जूट प्रोड्यूसिंग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, डिवीजन हुआ, तो इंडिया पाकिस्तान और ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान जो था, ठीक है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी। उन्होंने अपने आप को आजाद कराने के लिए 1971, ठीक है, इनकी मतलब जो है लड़ाई हुई, इंडिया ने काफी सपोर्ट किया। तो आज वो जो ईस्ट पाकिस्तान है, वो आज जो है वो बांग्लादेश बन गया। और ये हिस्सा, मतलब इंडिया ने ये वाला हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि देखो क्या हुआ कि हालांकि ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था इनके यहाँ, ठीक है, और भी चीजों के लिए प्रोडक्शन में अच्छा ही है ना। तो यहाँ दिया ना जब हमने जगह, तो इनका बहुत रोना गाना हुआ, ठीक है, कि नहीं, एकदम क्राई बेबी होते ना वैसे वाले, तो नहीं हमें और जगह चाहिए, मतलब। और ये हमेशा से उस दिन से ही इनकी नजर थी कश्मीर में, ठीक है, इन्हें वो चाहिए। क्यों? इसके पीछे देखो, एक तो टूरिज्म में मतलब जितना आगे है, मतलब काफी अच्छा है ना, प्लस एप्पल, है ना, केसर और लीची, है ना, लीची नॉट श्योर, लेकिन हाँ मतलब मैं थोड़ा बहुत टाइम जब रहा हूँ तो मैंने काफी देखा है इसका प्रोडक्शन, है ना। और ये जो चीजें हैं, ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर एप्पल और ये, है ना, मतलब देश में सबसे अच्छी केसर अगर कहीं, सबसे अच्छी क्वालिटी की केसर अगर कहीं होती है तो वो कश्मीर में होती है। एप्पल और भी सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, ऑरेंज, है ना, शायद जम्मू का मुझे याद आ रहा है, तो काफी और भी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें कश्मीर जो है उनमें बहुत आगे है। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा से इसके लिए रोआ है, लेकिन हमने भाई थोड़ा सा उसको कंपनसेट किया, हमने कहा कुछ और दे दिया। कश्मीर हम नहीं देना चाह रहे थे, ना देना चाहते हैं, ठीक है, और ना वो ले पाए। तो ये सब चीजें हुई, ठीक है। इस तरह से फिर जब उन्होंने अपने ही देश वालों के साथ वो गलत कर रहे थे सब चीजें, आप अगर गूगल करोगे तो और चीजें पता पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो ये काफी सब तमाशे हुए, तो फिर अलग हो गए वो ना। हालांकि इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, सब एक ही हिंदुस्तान का हिस्सा है, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान जैसे ये आपका कश्मीर है, ठीक है, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान है। और कैलाश पर्वत चाइना में है, सोचो। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, कैलाश पर्वत चाइनीज के यहाँ किस काम का, ठीक है। तो एक इतिहास में अगर आप टटोलोगे, कैलाश पर्वत आपको भी पता है किसका हिस्सा रहा होगा, क्यों रहा होगा, हम
क्यों हर जगह इस चीज का जिक्र है हमारे चीजों में, समझ रहे हो? तो मतलब इंडिया कहाँ तक रहा होगा पहले के समय में, है ना? चाइना में कैलाश पर्वत है, सोच रहे हो? तो सब चीजें, खैर छोड़ो, ठीक है। तो ये आप मतलब डिसएग्री करोगे इस बात से, है ना? जो ऑलमोस्ट द होल होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये सब जो बांग्लादेश है ये सब उधर चला गया था। जूट के जो अच्छी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो वहां पर सिर्फ मोनोपोली हो गया उनका, कि वही लोग सब चला रहे थे। तो इंडिया में इस चीज का रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी। ये सब प्रॉब्लम जो है हमें यानी इंडिया को देखने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो है मतलब जो पुरानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, वो एकदम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आपको भी पता है ब्रिटिश रूल में। आप कितना एग्री करते हो इनके आंसर से, कितना इनकी बात से आप सहमत हो, वो बताना है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से, देखो अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 kg यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किस चीज का, कॉटन का। तो क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, यहाँ से 90 to 95% मतलब समझ रहे हो, पूरा ले जाते थे इंग्लैंड, 4-5% यहाँ बचता था। उससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कितनी चलेंगी, थोड़ा बहुत जो बनता भी था तो वो महंगा होता था, और इंग्लैंड से जो वो बना के लाते थे वो मशीन मेड होता था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जो बन रहा था, हाथ से जो बन रहा था, उसके कंपैरिजन में लो प्राइस होती थी, तो लोग ये खरीदने लग गए। तो देखो, ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल होता था, पहला दिक्कत ये थी, इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गई। दूसरा, लो प्राइस गुड्स थे मशीन मेड के, तो इसके कंपैरिजन में ये लोग नहीं खरीद रहे थे क्योंकि ये महंगा लग रहा था, ठीक है। दो बड़ी चीजें मतलब ये रही, है ना। तीसरा, कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो प्रमोट नहीं कर पा रही थी अपने आप को, है ना, एनकरेज नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एनकरेज नहीं कर रही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, ठीक है। प्रमोट कैसे नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सपोर्ट करते थे अगर बाहर के देशों में, तो बहुत ज्यादा टैक्स जो है, टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन था, आपने पढ़ा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। ये सब प्रॉब्लम जो है थी, तो इन सभी के कारण जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी तो वो गिरने लगी। यस आई एग्री विद दिस व्यू और स्टेटमेंट, पॉइंट जो भी लिखना लिखो, आपका मर्जी है, ठीक है। मतलब एक जनरल आंसर क्या हो सकता है, यहाँ वो डाला गया, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है, सिस्टमेटिकली आप देखो, ठीक है, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ बर्बादी किया उन्होंने, अच्छा कुछ नहीं किया। पहला पॉइंट देखो, रॉ मटेरियल ले जाते थे सब, ठीक है, सब सब पूरा यहाँ से, है ना। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी उनके यहाँ, मतलब मशीन वाली, उनसे बना के लाते थे और सेल करते थे इंडिया के मार्केट में, ठीक है। इंडिया के मार्केट में वहाँ चीज 10 की बना रहे हैं, यहाँ 20 की लाके बेच रहे हैं। तो इस तरह से काम चल रहा था, ठीक है, हाई प्राइसेस पर। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बात में आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया मार्केट एट हाई प्राइसेस। क्या आप तो कह रहे थे सर अभी लो प्राइस नहीं, सुनना, इस बात को समझो, है ना, कहानी में ट्विस्ट है, हर चीज समझनी पड़ेगी। फ्री में रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं ये, ठीक है, इंग्लैंड इंडिया से, 10 में बना के यहाँ 20 में बेच रहे हैं, और हाथ से जो बना है वो यहाँ 100 का बन रहा है। कोई शर्ट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वो यहाँ 100 की बन रही है हाथ से, लेकिन रॉ मटेरियल भी फ्री में लेकर गए, वहां 10 रुपए में बना के यहाँ 20 में बेची। तो आप इससे कंपेयर करो, जो कॉस्ट है ना उनकी, उससे कंपेयर करो, तो देखो ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं ना, 10 की जगह मतलब डबल में बेच रहे हैं, 10 की जगह 12 की बेच लो यार, 13 की बेच लो, समझ में आ रहा ना, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पर बेच रहे थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ये लो था, ठीक है, लेकिन उनकी खुद की जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में ये हाई था। तो वो दोनों बातें अलग अलग है। आप कहोगे कि आपको तो ये पढ़ा गया है कि लो प्राइस मशीन मेड गुड्स थे, लो थे, हाथ से जो बने हैं उसके कंपैरिजन में लो है। देखो 20 रुपए में बिक रहा है वो, बन 10 में ही रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ हाई प्राइस यहाँ मेंशन किया है, तो वो क्यों, इंडिया के मार्केट में हाई प्राइस क्यों, क्योंकि वो अपने लोगों को 10 में बना के 11 और 12 में बेच रहे होंगे, लेकिन इंडिया में वो 20 की बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया का आदमी 100 रुपए में हाथ की तो खरीद नहीं पाएगा, तो उसको ये खरीदनी पड़ेगी। ये कारण है। तो बातें अलग हैं, हर चीज हर शब्द अपने आप में कहानी बदल देता है, और वो चीजें आपको प्रॉपर हर चीज किताब से नहीं समझ में आएगी, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो आगे देखो, कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मतलब वही ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, उनकी सरकार जो थी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन रखा, टैरिफ पॉलिसी रखी, मतलब फ्री में इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन बाहर के किसी देश से आप करोगे तो हैवी ड्यूटीज जो चार्ज करेंगे, ये सब बातें यहाँ पर लिखी होंगी। मतलब
जो शब्द है मेरे वो हिंदी में है ना समझाने के लिए, बाकी यहाँ जो है वो इंग्लिश में लिखा है, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप गो थ्रू करोगे तो इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, आपको याद होगा बेटे, आप के साथ एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इसमें स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, है ना, ये वाली बात आपको याद होगी। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी उस समय? सीमेंट की इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, वो एग्जांपल मैं बस दे रहा हूँ। ठीक है, सीमेंट, पेपर, ठीक है, आयरन, स्टील, ये सारी इंडस्ट्रीज उस समय थी। और भी है कुछ, शुगर, ठीक है, और केमिकल, ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं। ये उस समय जो है इंडस्ट्रीज थी जो धीरे धीरे करके ग्रो कर रही थी। ठीक है, बहुत स्लो ग्रोथ थी इनमें। ठीक है, तो उस टॉपिक में वो बात अभी मुझे याद आई तो मैं वापस से मतलब पीछे जाके आपको वो एक बार बता दूँ। बाकी हमने 2-3 क्वेश्चन अभी किए हैं, मुझे लगता है आपको वो समझ में आए होंगे, है ना। जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, आंसर जो उसमें रखे हैं वो स्टैंडर्ड आंसर है, मतलब किस तरह का आंसर जो है हो सकता है। अगर आप उसको एक बार रीड करोगे खुद से अपने एंड पे, तो आपको अच्छी एक पिक्चर मिलेगी कि क्या जवाब हो सकता है, कहाँ क्या लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी, मतलब मैं ये समझता हूँ। बाकी आप समझदार हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आजादी के समय ट्रेड किस तरह का था, आपको वो बताना है। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आप देखो समझ रहे हो, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपका जो ट्रेड था कौन सा, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंडिकेट द वॉल्यूम डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो किस तरह का था, भारत जो है व्यापार कर रहा था तो किस तरह का था। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन फॉरेन ट्रेड, ऐसे करके कुछ नहीं पूछेगा। वो कुछ तो उल्टा सीधा डालेगा उसमें, ये बताओ वो बताओ, है ना, बिना मतलब की बातें हूँ, लेकिन ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड अब अपन भी वैसे डिस्कस अंडर, समझ रहे हो, थोड़ा सा जैसा पूछ रहा है वैसे लिख दो, एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है। फिर लिखो एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, यहाँ से फ्री में ले जा रहे थे, जैसे रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे थे वहां से फिर कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स हमें वहां से मिल रहे थे, हम वहां से ले रहे थे, जैसे मशीनरी, ठीक है, लाइट, ठीक है, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब चीजें थी। लाइट हटा देना, लाइट कुछ नहीं। ठीक है, ये कहानी जो है, तो इस तरह का जो मतलब आप समझ रहे हो, ये सब चीजें हम वहां से ले रहे थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, मोनोपोली कंट्रोल जो है ब्रिटिश रूल का कैसा था? ब्रिटिशर्स जो थे वो मेंटेन क्या कर रहे थे, मोनोपोली बना रखी थी उन्होंने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते आप किसी से, थोड़ा बहुत कर भी पा रहे थे। तो आपको याद होगा, ठीक है, ज्यादातर ट्रेड मतलब मोर देन 50% ट्रेड हम ब्रिटिशर्स के साथ कर रहे थे। जबरदस्ती था, वो वही ले जाते थे खींच के, हम तो थोड़ी दे रहे थे, है ना, वो वही हमारे यहाँ ले आते थे फिर। लेकिन हम थोड़ा बहुत कर भी रहे थे, तो चाइना, श्रीलंका, ईरान, है ना, 2-4-6 कंट्रीज थी उनके साथ कर रहे थे। तो इस तरह से काम जो है वो चल रहा था। फिर मतलब ये क्वेश्चन आपने अगर देख लिया, तो आप एक और क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है देखो, अंडर द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन, ठीक है, मतलब वो समय की बात है, कॉलोनियल टाइम लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, फालतू बात है, मतलब शब्दों का हेर फेर और कुछ नहीं। द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है कि कॉलोनियल पीरियड जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में थी, तो वो क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे? ठीक है, येट वी स्टिल फॉलो सर्टेन वैल्यूज, और क्या हम उनसे सीखी हुई कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं या हमारे काम आ रही है। तो आप कितना सहमत हैं इन बातों से, ये आपको बताना है। ठीक है, सम वैल्यूज भी फॉलो हम करते हैं यार, ठीक है, कुछ नेगेटिव है तो कुछ फायदे भी हैं, विच वी ड्राइव फ्रॉम देयर नेगेटिव अप्रोच, उनका उद्देश्य गलत था उन चीजों को करने का, उनका सेल्फिश अप्रोच था, ऐसे रोडवेज रेलवेज बनाना, लेकिन हमने उन चीजों से सीखा। ठीक है, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब उन्होंने ऐसे रोडवेज बनाए, रेलवेज बनाए, इन सब चीजों से क्या कर रहे थे, भारत की जनसंख्या को परेशान कर रहे थे, भारत के लोगों को परेशान कर रहे थे, भारत की इकोनॉमी को ट्रेन करते जा रहे थे, है ना, वेल्थ जो है उसको एकदम लूट रहे थे, ये सब चीजें कर रहे थे। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, जो कि नेगेटिव है, लेकिन उसका फायदा कहाँ हुआ देखो, हमें मतलब एक ग्रेट अच्छा कल्चर हमें देखने मिला। ठीक है ना, आप समझोगे अगर तो रोडवेज रेलवेज जो है इसमें हम इम्प्रूव स्प्रेड हुआ हमारा। ठीक है, इकोनॉमी जो है हमारी और मतलब मॉनेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ी, है ना, ये चीज है। और हमने क्या सीखा, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा होता है, सिस्टम कैसा होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, ये सब चीजें हमने उनसे सीखी। हालांकि वो अपने नेगेटिव यूज के लिए, मतलब अपने सेल्फिश पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन देखते देखते हमने सीख लिया, आज हमारे काम आ रही है सब चीजें। तो फायदा भी ऐसा नहीं है, फायदा हुआ है हमें। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है ना, क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दिया उसने, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए कॉलोनियल पीरियड के, मतलब उन अंग्रेजों के भारत आने का, बस फायदा क्या था, वो क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा गया। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ देखने वाले हैं वो क्या है, वाई इज 1921, ठीक है, कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा गया है, ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन की हिस्ट्री में इसको जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा गया। देखो बहुत कठिन कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक समझने वाली बात है इसमें कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1881 से जनगणना शुरू हुई, ठीक है, तो 1881 में सबसे पहले हुई, फिर हर 10 साल में होती है, तो 1891 में हुई, फिर नेक्स्ट फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921। तो ये 40-50 साल हमने देखा लगातार जनसंख्या भारत की लगभग बराबर थी, 23-25 करोड़ लगभग बराबर थी, ठीक है, बहुत ज्यादा घट बढ़, देखो यहाँ से यहाँ घट गई, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर घट गई, लगभग बराबर थी वो घूम फिर के, ठीक है। लेकिन भाई साहब 1921 के बाद भारत की जनसंख्या ने जो, मतलब समझ रहे हो कि स्पीड पकड़ी है, फिर आज तक रुके ही नहीं है लोग यहाँ, ठीक है, चलते ही जा रहे हैं। तो देखो 1921 के बाद 31, 41, 51 जनसंख्या बढ़ती गई, 25 करोड़ से 27, 31, 36, लगातार हर साल 2, 3, 4 करोड़ बढ़ती जा रही है। फिर इसके बाद देखो यहाँ तो भाई धमाका हो गया, समझ रहे हो, साफ लिखा एक्सप्लोजन, ठीक है। 1951 से अगर 61 में देखो तो 7-8% के आसपास जनसंख्या बढ़ गई, 36 से सीधा 36 से 43 हो गई। 1971 में फिर और बढ़ी, मतलब लगातार देखो ना, 2001 2011 के आंकड़े में बता देता हूँ आपको, 120 करोड़ के आसपास। 2021 में अब जनगणना होनी है, ठीक है। अब देखो इस साल क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत बेकार है, तो दिक्कत ये है कि मतलब कुछ गारंटी नहीं है 21 में क्या होगा, ठीक है, लेकिन हालांकि लगभग जो मोटे आंकड़े हैं 2020 के आसपास के 133 से 34 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है, ठीक है, भारत की इन दिनों। तो मतलब लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है जनसंख्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद भारत की जनसंख्या इस तरह से बढ़ी है, इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखो the year 1921 is taken as the demographic divide for the reason that before this year the population was stable, इससे पहले पॉपुलेशन स्टेबल थी, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत घट बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत, लेकिन ग्रोथ जब हुई 1921 के बाद देखो अब इस तरह से बढ़ी कि सब साफ बदल गया, ठीक है, वही लिखा hence the year 1921 is rightly called the demographic divide, ठीक है, सब बदल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कठिन नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, मतलब 5-7-8 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय, ठीक है, प्रॉब्लम क्या रही इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप मतलब बहुत आराम से कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो। एक तो ये वर्ड गलत है, लो आएगा इसकी जगह, ठीक है, कुछ छोटे मोटे एरर होते हैं तो उनको, ठीक है, थोड़ा सा देख लिया करो। लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने तैयार नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो प्रोडक्ट उत्पादिक, मतलब समझ रहे, उत्पादन होता है प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी होती है कि कितना जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी है। प्रोडक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है, और प्रोडक्टिविटी मतलब क्वालिटी की बात करता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एक टर्म है ये, एस्पेक्ट को समझाता है कि कितनी क्वालिटेटिव चीज जो है आप तैयार हो रही है आपकी, ठीक है, तो उसके लिए बात है। तो लो प्रोडक्टिविटी, बहुत ज्यादा अच्छी किस्म की हम पैदावार नहीं कर रहे थे फसलों की, ये एक समस्या थी, ठीक है। ह्यूज लॉस, ठीक है, मतलब ड्यू टू, मतलब कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट, कैसे भी कह लो। ओनर्स जो है वो अलग थे, ये सब सेम एक्सप्लेनेशन वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम में,
ठीक है, मालिक कोई और है, नौकर कोई और है, तो वो फायदा उठा रहा है, मतलब नौकर पूरा पैसा लगा रहा है और फायदा मालिक लेके जा रहा है, ये दिक्कत होती थी। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, इंद्रदेव के भरोसे रहना पड़ता था हमें, ये सब बातें। ब्रिटिशर्स जो है बिल्कुल भी यहाँ पैसा लगाने तैयार नहीं थे। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, अब पाकिस्तान चली गई हमारे हिस्से की जमीन, तो उसका नुकसान हुआ, ये सब बातें यहाँ पर लिखी। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस भी देखे हमने, ठीक है, और इनको रिवाइज कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा, ठीक है। 1921 का मैं एक चीज और बता था, डिफाइनिंग ईयर, है ना, ये भी कहते हैं उसको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपने पढ़ा है, ठीक है। वही कि पॉपुलेशन जो है अचानक से इसके बाद बढ़ने लगी, है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब इंडिया कैसा था, तो ये सब बातें बतानी है। इंडिपेंडेंस जो है उसमें जब अंग्रेज भारत में थे तब कैसा था, और अंग्रेज भारत आए उससे पहले कैसा था, तो वो मतलब समझ रहे, ये सब चीजें चैप्टर में पढ़ी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, और क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जो है जवाब देना है, ठीक है। अगर आपको क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की, तो सवाल को बहुत मतलब आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कितने भी अच्छे से आता ना, कम से कम उसको इतने बार रीड करो। आप कितने भी अच्छे से क्वेश्चन समझ गए हो, फिर भी 2 से 3 बार, टाइम लगेगा, लगने दो, है ना। मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 बार, कम से कम, बहुत अच्छे समझ में आ गया सवाल आने दो, कम से कम 3 बार सवाल रीड करो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। बड़े सवाल को ब्रेक कर करके पढ़ो, छोटे क्वेश्चन को एक बार में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 बार सवाल पढ़ो, और वो पूछना क्या चाह रहा है वही जवाब में लिखो, बस फालतू की कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। जो पूछना चाह रहा है अगर वो आप जवाब दे रहे हो या उसके आसपास पहुंच रहे हो, तो नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ही पूरा चैप्टर खत्म हुआ, इसको रिवाइज करो, ठीक है। आज के लिए काफी है इतना।